आइए दोस्तों मिलकर सफलता की ओर और एक कदम बढ़ाते हैं और एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये वो क्लास है दोस्तों जो आपको 2 से 3 नंबर देने का वादा करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। और कभी-कभी तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। सो कहीं न कहीं महिला पर्यवेक्षक के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है दोस्तों। और आप सभी को बता दूँ दोस्तों कि यह क्लास उन छात्रों के लिए है जो हार मानने वालों में से नहीं हैं, और जो मुश्किलों हो या फिर हालात कैसे भी हो उसके बावजूद भी वे डटे रहते हैं, और जिनके पास संसाधन भले ही कम हो लेकिन हौसले उनके आसमान छूने के होते हैं। तो कहीं न कहीं आपको भी इसी प्रकार से आपकी तैयारी को करना होगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो है कहीं न कहीं क्वेश्चनों का लेवल उतना टफ तो नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि आगे आने वाले डेट में कहीं न कहीं क्वेश्चनों का लेवल धीरे-धीरे टफ होता हुआ नज़र आएगा। सो इस क्लास में हम उसी को देखते हुए बहुत ही अच्छा से समझेंगे दोस्तों प्री स्कूल एजुकेशन को। और आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अच्छा से देखिएगा। जिनका भी आगे आने वाले डेट पे पेपर है उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से देखेंगे दोस्तों, और खासकर मैं उन पॉइंटों को ज़्यादा हाईलाइट करूँगा जो अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। और इसके लिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया दोस्तों। और अभी जो पेपर हो रहे हैं इनमें भी मैं लगातार हर रोज देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हर रोज क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो इसी को देखते हुए मैंने इस पूरा क्लास को यहाँ पे बनाया है। सो हो सकता है कि आप यदि इस क्लास को बहुत अच्छे से देखते हो दोस्तों, सो आपके 2 से 3 नंबर यहाँ से पक्के होंगे। ठीक है, सो हम चलते हैं दोस्तों प्री स्कूल की ओर, और हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं प्री स्कूल एजुकेशन को। क्या है प्री स्कूल एजुकेशन? सो इस क्लास में हम देखेंगे प्री स्कूल एजुकेशन को। यदि हम बात करें दोस्तों प्री स्कूल एजुकेशन जिसे कहा जाता है दोस्तों, खासकर जो आंगनवाड़ी जो है ना, वो उसके अंतर्गत जो है प्री स्कूल को रखा जाता है। और ये प्री स्कूल पहले जो है आंगनवाड़ी के अंतर्गत नहीं रखा जाता था, यानी कि एक प्रकार से एक उद्देश्य को देखते हुए यहाँ पे प्री स्कूल की शुरुआत हुई थी। मैं उतना गहराई में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं उस हिसाब से बताने का प्रयास करूंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जो प्री स्कूल होता है ना दोस्तों, इसमें कक्षा 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे, यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे जो होते हैं ना, उनको जो है उन बच्चों को औपचारिक और जो है अनौपचारिक आधार पर शिक्षा प्रक्रिया वहां पर दिलवाई जाती है, जैसे संज्ञानात्मक यानी कि और सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास का केंद्र हम इसे कह सकते हैं, जिसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसे ईसीई कहा जाता है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत यानी कि उन बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है जो कि 3 से 6 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। और इसमें खासकर बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, जैसे कि गणना करना या फिर जो है एक दूसरे के बीच में वार्तालाप करना, है ना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं इनके माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चों में संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास, यानी कि एक दूसरे के बीच में कैसे समन्वय करना है, साथ साथ भावनात्मक विकास का जो है विकास हो या फिर शारीरिक विकास हो, इन सभी विकासों का जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और इसके प्रति यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है, बच्चों को आगे के लिए तैयार किया जाता है। और ये कहलाता है प्री स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्री स्कूल एजुकेशन में किन बच्चों को, यानी किस वर्ष के बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है 3 से 6 वर्ष के, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छा से याद रखना है। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ और थोड़ा सा गहराई में, और हम यहाँ पे समझते हैं प्री स्कूल एजुकेशन का महत्व को। ठीक है, तो यदि हम देखें दोस्तों प्री स्कूल एजुकेशन की, तो इसमें खासकर जो है 0 से 5 वर्ष, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 से 5 वर्ष के जो है के बीच के जो बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, उनमें कहीं ना कहीं मस्तिष्क का जो विकास होता है ना, वो 90% जो विकास है वो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों में ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि ये भी आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यदि क्वेश्चनों का लेवल कहीं ना कहीं टफ होगा तो आपसे पूछ सकता है कि 0 से 5, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि किस वर्ष के, यानी कि किस आयु के बच्चों में 90% जो है मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो वो होता है दोस्तों किसमें, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, यानी कि 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे जो होते हैं ना, उनमें 90% जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का विकास यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में इस समय का तो दोस्तों इनके लिए जो है उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है, और उचित शिक्षा देना जो है बहुत ही जरूरी होता है। और भविष्य के लिए ये सीखने की, यानी कि क्षमताओं को, यानी कि यदि कहीं ना कहीं यदि उचित शिक्षा ना मिला जाए तो कहीं ना कहीं आगे जाके इनकी सीखने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन लाया गया। और इसमें जो है 0 से 3 वर्ष, यानी कि हम कह सकते हैं 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे जो होते हैं उनको यहाँ पे इस प्रकार से तैयार किया जाता है भविष्य के लिए। और
यानी कि इनके मस्तिष्क का विकास यहाँ पे पूर्ण रूप से कराया जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो भविष्य के लिए यानी कि भविष्य की सीखने की क्षमता को यहाँ पर जो है प्रभावित यहाँ पे होती है यदि सही मात्रा में एजुकेशन ना मिला जाए तो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना है दोस्तों, भाषाई कौशल। यानी कि इसके माध्यम से, इस एजुकेशन के माध्यम से जो है खासकर जो बच्चे जो होते हैं दोस्तों, उनमें जो है इस उम्र के बच्चों में जो है सबसे ज़्यादा जो भाषा सीखने की जो क्षमता है, यहाँ पर तेज हो जाती है। यानी कि जो 3 से हम कह सकते हैं दोस्तों, जन्म के बाद में जो 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या करने लगते हैं, धीरे-धीरे शब्दों को या फिर भाषा को सीखने लगते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इनकी जो सीखने की जो क्षमता होती है भाषा सीखने की, यानी कि भाषा कौशल की, वो बहुत हद तक बहुत तेज हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे भाषा कौशल पे भी ध्यान दिया जाता है और इनको खासकर इसमें जो है कहानियाँ हो गया, कविताएँ हो गया या फिर संवाद, यानी कि एक-दूसरे के बीच में वार्तालाप कर कर कहीं न कहीं बच्चों को भाषा का ज्ञान करवाया जाता है और भाषा पे जो पकड़ है इनकी कहीं न कहीं मजबूत हो, इस प्रकार से यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। ठीक है? सो ये है दोस्तों प्री स्कूल शिक्षा के महत्व। ठीक है? सो पहला महत्व हमने देखा दोस्तों, बच्चों के मस्तिष्क के आधार पर, यानी कि बच्चों का मस्तिष्क यानी कि लगभग जन्म से 5 वर्ष तक के जो बच्चे जो होते हैं उनमें 90% जो मस्तिष्क का विकास है वो इसी उम्र में देखने को मिलता है बच्चों में। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हमने देखा भाषाई कौशल, यानी कि इसके अंतर्गत उन बच्चों का जो विकास है ना दोस्तों, बहुत तेजी से होता है, जो कि 0 से 3 वर्ष यानी कि 0 से 5 वर्ष के अंतर्गत आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 से 6 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। तो उनके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे बच्चों को कहानियां, कविता या फिर संवाद के माध्यम से उनको जो है सिखाया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, और वो है सामाजिक और भावनात्मक विकास, यानी कि सोशल एजुकेशन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को इस प्रकार से यहाँ पे सिखाया जाता है ताकि एक दूसरे के साथ में घुल मिल सके और एक दूसरे के साथ में खेल सके, या फिर बहुत सारे ऐसे धार्मिक प्रथाएँ होती हैं दोस्तों, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। सो उनमें इस प्रकार से बच्चा आगे जाके समाज में इस प्रकार से घुल-मिल कर रह सके और एक-दूसरे का सहायता कर सके, इसके लिए बच्चों को पहले ही तैयार किया जाता है। सो यहाँ पे सामाजिक और भावनात्मक रूप से उनका जो विकास है यहाँ पर किया जाता है दोस्तों, और साथ ही साथ सहानुभूति और यानी कि अनुशासन की समझ कहीं न कहीं यहाँ पर विकास हो, इस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है? सो सहानुभूति और अनुशासन, ठीक है? ये दोनों पर यहाँ पे बल ज़्यादा दिया जाता है, जिससे कि जो है बच्चा आगे जाके समाज के बीच में जो है घुल-मिल सके, समाज के बीच में यदि कुछ होता है तो कहीं न कहीं सहानुभूति की जो क्षमता है बच्चे में हो सके, और साथ ही साथ अनुशासन, कहीं न कहीं अनुशासन का पालन करे। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है? तो ये है सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं गणितीय और तार्किक सोच। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था, जब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा था तब, कि इसमें बच्चों को खेल-खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, वो चाहे गिनती की बात करें या फिर आँकड़े की बात करें या फिर आकृतियाँ होती है या फिर पैटर्न होती है, इनकी पहचान यहाँ पर कराई जाती है। ठीक है? सो पहला गिनती, आकृतियाँ, पैटर्न की पहचान इत्यादि जो है यहाँ पर कराया जाता है दोस्तों, कहाँ पे, प्री स्कूल एजुकेशन में। ठीक है? यानी प्री स्कूल शिक्षा में। ठीक है? और साथ ही साथ भविष्य की शिक्षा, यानी कि भविष्य की शिक्षा की नींव भी कहीं न कहीं यहाँ पर डाला जाता है कि बच्चा आगे जाके जो है किस क्षेत्र की ओर बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चे धीरे-धीरे बड़ा होते जाता है, और बहुत बार देखते हैं हम कि हम अपने हिसाब से अलग-अलग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है या फिर हमारा जो हाँ, जिस सब्जेक्ट में पढ़ने का, यानी कि पढ़ने में मन लगता है या फिर उस सब्जेक्ट को हम अच्छे से कवर कर पाते हैं, तो उसी आधार पर जो है बच्चे का जो भविष्य जो है दोस्तों, वो जो बच्चे का भविष्य का जो नींव है कहीं न कहीं प्री स्कूल एजुकेशन के माध्यम से तैयार किया जाता है कि बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा। है ना? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पे हमने जो है 5 महत्व देखा दोस्तों, और अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, इन्हीं पॉइंटों से पूछे जा रहे हैं। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, वो है बच्चों में मस्तिष्क का विकास। तो वो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद में भाषा कौशल का विकास कैसे होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके बाद में सामाजिक और भावनात्मक विकास किस प्रकार से होता है, ये आपने देखा। इसके बाद में जो है गणित और तार्किक सोच आपको यहाँ पे बताया मैंने। ठीक है? इसके बाद में जो है भाषा की शिक्षा का जो नींव है बच्चों पे किस प्रकार से डाला जाता है और किस प्रकार से उनको तैयार किया जाता है भविष्य के लिए, ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है? सो यहाँ पे इस प्रकार से इसके पूरे महत्व आपने देखा दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके चलता हूँ, और हम यहाँ पे देखते हैं भारत में जो है प्री स्कूल शिक्षा की स्थिति क्या है, और कौन-कौन से पॉलिसी के तहत जो है एजुकेशन दिया जा रहा है भारत में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है? तो सरकारी योजनाओं के तहत कुछ नीतियाँ हैं, यानी कि योजना और नीतियों पर हम यहाँ पे नज़र डालते हैं दोस्तों। सो पहला नीति आता है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि एनईपी जिसे कहा जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके तहत अभी क्या किया गया है दोस्तों, 3+3++4 है ना, प्रणाली अभी यहाँ पर लागू की गई है। ठीक है? सो इसके तहत पहले बच्चों को क्या किया जाता है, 5 वर्ष यानी कि
फाउंडेशनल स्टेज के तहत बच्चों को आंगनवाड़ी या फिर जिसे कहा जाता है प्री स्कूल एजुकेशन के तहत बच्चों को यहाँ पे जो है शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, सो पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना आपके लिए बहुत ही जो है ज्यादा हो जाता है दोस्तों। और अभी जहां तक मुझे लगता है कि अभी तक तो इतना डीपली पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले डेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और पूछने का जो तरीका है कहीं ना कहीं बढ़ेगा, तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन जो है वही रहते हैं, बस कहीं ना कहीं पूछने का तरीका बढ़ता है, क्योंकि टॉपिक्स तो वही होंगे जो सिलेबस में आपको दिया गया है, और ये वही सिलेबस के टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, लेकिन पूछने का जो तरीका है कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों पहला सरकारी योजनाओं के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, जो कि 2020 में आया था, और इसमें जो खासकर 5 वर्ष के जो बच्चे जो होते हैं उनको आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल एजुकेशन के तहत उनको शिक्षा यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उन पर खासकर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो योजना है दोस्तों एकीकृत बाल विकास योजना, जिसे कहा जाता है आईसीडीएस। और आईसीडीएस से अभी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और हो सकता है कि इस टॉपिक को मैं आगे आने वाले डेट में इस टॉपिक को बहुत ही जल्दी कवर कर सकता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को भी मैं इसलिए जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि लगातार अभी 3-4 दिनों से देख रहा हूँ, 3-4 दिन नहीं कह सकता बल्कि काफी दिनों से जो है, जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को आपको कवर करके देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा तो एकीकृत बाल विकास योजना को, और हो सके तो आपका कल या परसों के डेट पे एग्जाम हो तो ये टॉपिक को आपको अच्छा से पढ़कर जाना है, एकीकृत बाल विकास योजना को। ठीक है, जो कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब यदि हम बात करें दोस्तों प्री स्कूल एजुकेशन के तहत, दोस्तों ये पॉलिसी जो है यानी कि ये योजना जो है दोस्तों, इस योजना के तहत जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण और स्वस्थ और शिक्षा जैसी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध यहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो एकीकृत बाल विकास योजना के तहत जो है दोस्तों प्री स्कूल शिक्षा के माध्यम से जो है बच्चों को कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण हो गया, पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जैसे जो सुविधाएं हैं, और साथ साथ शिक्षा और एजुकेशन संबंधित जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में समग्र शिक्षा अभियान, ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है इसमें बच्चों को यानी कि बेहतर बनाने के लिए और साथ साथ प्री स्कूल जो है एजुकेशन के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में इनको जोड़ा जाता है, और इस प्रकार से बच्चों को यानी कि बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है एजुकेशन यानी कि समग्र शिक्षा अभियान। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, सो यदि हम देखें दोस्तों राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार यानी कि संरक्षण आयोग को, तो ये इसमें इसके अंतर्गत जो है बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर अधिक निगरानी यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो खासकर आपको उन पॉइंटों को याद रखना है दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये वही पॉइंट है क्योंकि इस क्लास में मैंने बहुत ही अच्छा से उन पॉइंटों को रखा है जो आपसे पूछे जा रहे हैं, और एक प्रकार से फिल्टर वाला क्लास है ये। ठीक है, और ये जो पॉइंट है दोस्तों वो चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें या फिर एकीकृत बाल विकास योजना या फिर समग्र शिक्षा अभियान या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे। ये हम कह सकते हैं कि काफी बड़े टॉपिक्स है, लेकिन इनको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए ऐड करके लाया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आगे जाके हम इन टॉपिक्स को भी अच्छा से कवर करेंगे यदि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो। खैर अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं, मतलब पूछ भी रहे हैं तो वो प्री एजुकेशन के अंतर्गत पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सो यहाँ पे जो है 5 पॉइंट हमने देखा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एकीकृत बाल विकास योजना और समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ आंगनबाड़ी केंद्र की भूमिका की ओर, और यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्र यानी कि केंद्र के अंतर्गत प्री स्कूल एजुकेशन शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है, और यह बच्चों को कैसे जो है प्रभावित यानी कि बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को कैसे जो है पोषण हो या फिर अन्य जो सहायताएं हैं वो जो है स्वास्थ्य को लेके हो या फिर पोषण को लेके हो, वो कैसे किस प्रकार से उपलब्ध कराता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यदि हम देखें दोस्तों आंगनबाड़ी और इसका एक बहुत ही कंप्लीट क्लास मैंने जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया दोस्तों आंगनबाड़ी का, क्योंकि आंगनबाड़ी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसके तहत जो पहले प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर दी जाती है दोस्तों, साथ ही साथ इसमें जो है पोषण आहार, जैसे हम यहाँ पे जिक्र कर ही रहे थे, पोषण हो गया, आहार हो गया, और स्वास्थ्य संबंधित जो योजनाएं हैं और जो सेवाएं हैं उनको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ टीकाकरण हो गया, वो यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और अभी खासकर जो टीकाकरण है यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यहाँ से भी जहाँ तक मुझे लगता है कि गर्भवती या फिर नवजात शिशु से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छा से पढ़कर जाना है। ठीक है, और इसके बाद में यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन के तहत कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बाद में
मैं आपको लेके जाऊंगा क्वेश्चनों की ओर कि क्वेश्चन किस प्रकार से इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। सो हम देखते हैं दोस्तों पहले शिक्षा यानी कि शिक्षा में यानी कि शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षक विधियां हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं, और ये खासकर जब आप टेट यानी कि एमपी टेट या फिर अन्य सीटेट के एग्जाम देते हैं वहां पे ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक में ये पॉइंट भी ऐड है क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि लेवल कहीं ना कहीं बढ़ा तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है पहला जो है दोस्तों जो है मॉन्टेसरी विधि यानी कि स्वतंत्रता के रूप यानी स्वतंत्र रूप से सीखने की प्रक्रिया और अनुभव पर आधारित है। ठीक है, सो मॉन्टेसरी विधि किस आधार पर यानी कि किस किस विधि पर आधारित है ये आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों से। ये विधि यानी कि यह जो है मॉन्टेसरी जो शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से सीखने की प्रक्रिया और साथ ही साथ अनुभव पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को जो है स्वतंत्र रूप से सिखाया जाता है दोस्तों, और स्वतंत्र रूप से प्रक्रिया के माध्यम से सिखाया जाता है। साथ ही साथ बच्चे जो है अनुभव के आधार पर जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और नेक्स्ट अगला एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, विधि आया हम कह सकते हैं कि किंडरगार्टन प्रणाली, और इसमें बच्चों को खासकर खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया गया, और खासकर इसमें जो है प्रकृति यानी कि प्रकृति से जोड़ा गया। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों जो छोटे जो बच्चे होते हैं, यदि हम फर्स्ट से लेकर 5 क्लास तक देखें तो 5th क्लास तक देखें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनके जो बुक्स हो गए हैं अभी उनमें इस प्रकार के जो आकृति वहां पर बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जो कि वो प्रकृति से रिलेट कर सके और बच्चों को यहाँ पे खेल खेल के माध्यम से सिखाया जा सके। तो ये है दोस्तों किंडरगार्टन प्रणाली, और इसमें बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, और प्रकृति से जुड़ाव को इसलिए बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक दृश्य है वो यहाँ पर बच्चों को दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों प्ले यानी कि प्ले वे मेथड। ठीक है, सो प्ले वे मेथड क्या दोस्तों, इस विधि में बच्चों यानी कि इस विधि में बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे प्रयोगशाला हो गया, छोटे छोटे प्रयोगशाला में जो बच्चों को प्रयोग करवा कर बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है प्ले वे मेथड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों रिजियो एमिलिया अप्रोच मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चों को खासकर रचनात्मक और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देते हुए बच्चों को एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिजियो मींस आप समझ पा रहे होंगे यानी कि कहीं ना कहीं लॉजिकल हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि एक रीजनिंग का हम पार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम देखें जो एमिलिया अप्रोच है ना, यानी कि रिजियो एमिलिया अप्रोच, इसमें बच्चों को क्या करते हैं रचनात्मक और स्वतंत्र रूप से उनके सोच को बढ़ावा दिया जाता है। इस आधार पर बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों और लास्ट जो एजुकेशन विधि है दोस्तों वो है डॉल्टन प्लान है ना, और इसके तहत बच्चों को व्यक्तिगत शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, और यानी कि व्यक्तिगत प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और छात्र जो है अपनी गतिविधि से सीखता है। ठीक है, यानी कि खेल खेल के माध्यम से यानी कि अपनी गतिविधि के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शिक्षा के जो विधियां हैं वो कौन से देखा दोस्तों, वो हमने देखा पहला मॉन्टेसरी विधि, इसके बाद में किंडरगार्टन विधि। अब इसकी विशेषताएं है ये खासकर आपको याद रखना है, और उनके जो विधियां हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में प्ले मेथड विधि देखा हमने, उसके बाद में जो है रिजियो एमिलिया अप्रोच विधि, इसके बाद में डॉल्टन विधि। ठीक है, तो ये चारों ये 5 विधियां हैं दोस्तों, इन पांचों को आपको अच्छा से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है कहीं ना कहीं बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चनों की ओर, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं वो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि आपसे पूछा गया है कि प्री स्कूल। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक ऑप्शन कम कर दिया है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे और अच्छा से दिमाग लगा सकते हो। प्री यानी कि प्री शिक्षा में यानी कि प्री स्कूल शिक्षा में प्ले वे मेथड, अभी हमने यहाँ पे देखा था प्ले वे मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आपको क्या देखना है, पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक के प्रति। आपको जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर उस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के उसका आंसर दे पाओगे। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि प्ले वे मेथड है, उसका उद्देश्य क्या है, आपने उद्देश्य पढ़ा है तो आप यहाँ पे बता पाओगे ना। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, खेल के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है। किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद भारत में प्रारंभिक जो बाल्यावस्था यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा जिसे कहा जाता है ईसीई यानी कि किस योजना के तहत आती है, तो ये किसके तहत आया है दोस्तों, ये आया है समग्र शिक्षा अभियान के तहत। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमने कुछ समय पहले यहाँ पे देखा था दोस्तों एनईपी 2020 यानी कि एनईपी 2020 के तहत। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा गया है कि यानी कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा स्टेज निर्धारित किया गया है। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो किया जाता है फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अभी जो आपसे महिला पर्यवेक्षक में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग ये जो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसी प्रकार से पूछे जा रहे
रहे हैं और जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन उतना नहीं है, जो टॉपिक्स है वही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है फ्री स्कूल शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि फ्री स्कूल शिक्षा के तहत जो है बच्चों को किस प्रकार का पाठ्यक्रम दिया जाता है, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सो पहला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों भाषा का विकास, यानी कि इसमें बच्चों को संवाद, कविता या कहानी के माध्यम से उनको जो है सुनवाया जाता है या फिर बच्चों को सुनाना होता है, और साथ ही साथ इसमें जो है चित्र, विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक चित्र होते हैं उनको पहचानना और साथ ही साथ शब्दों का उपचार करना, और इनके माध्यम से जो है बच्चों में, यानी कि छोटे जो बच्चे हैं उनको खासकर, यानी कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे जो होते हैं उनमें इस प्रकार से भाषा का विकास जो है कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पे यानी कि फ्री शिक्षा का पाठ्यक्रम, फ्री स्कूल शिक्षा का पाठ्यक्रम पहला, भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इसमें जो है प्री स्कूल शिक्षा के तहत बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, तो आपको यहीं से पॉइंट देखने को मिलेंगे। बच्चों से संवाद करवाया जाता है, कविता, कहानी इत्यादि सुनवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में चित्र हो गया, यानी कि चित्रों का पहचान करना या फिर शब्दों का उच्चारण कर कर बच्चों में भाषा का विकास यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है, आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है गणितीय कौशल। सो बच्चों में जो गणितीय कौशल का जो विकास है दोस्तों, खासकर जैसे गिनती हो गया या फिर संख्याएं हो गए या फिर जो है आकृतियां हैं, इनको बच्चों को पहचानने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और ये खासकर खेल खेल के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है, और इसमें संख्याओं की तुलना और साथ साथ पैटर्न पर आधारित जो चीजें हैं उनको जो है यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि आप सभी को बता दो, तो आया जो है यानी कि आयत हो गया, वर्ग हो गया या फिर व्रत हो गया, इस प्रकार के जो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं उन पे यानी कि उनको बच्चों को दिखाकर उनको समझाया जाता है। इस प्रकार से बच्चों में जो गणितीय कौशल है उनका विकास यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। सेकंड और सॉरी नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास से आपको समझ में आएगा कि बच्चों में जो एक दूसरे के बीच में मिलकर जो है कार्य करना या फिर एक दूसरे के बीच में वार्तालाप करना, ये यहाँ पर जो है प्री स्कूल एजुकेशन शिक्षा के तहत यहाँ पर यानी कि बच्चों को सिखाया जाता है। और साथ ही साथ स्वच्छता या फिर अनुशासन या फिर सहानुभूति की जो भावना है वो जो है यहाँ पर बच्चों में विकास किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जो कि प्री स्कूल एजुकेशन शिक्षा के तहत बच्चों में जो है इन पॉइंटों का विकास यहाँ पर किया जाता है, वो चाहे सामाजिक तक यानी सामाजिक विकास की बात करें या फिर जो है गणितीय विकास हो या फिर भाषा विकास हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों भौतिक और रचनात्मक विकास, यानी कि जैसे ड्राइंग हो गया या फिर म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट इत्यादि का जो विकास है वो भी यहाँ पर प्री स्कूल एजुकेशन के तहत करवाया जाता है। और ये खासकर हाथ हो गया, आँख या फिर यानी कि हाथ और आँखों का समन्वय करना, यानी कि इनका विकास करना, ये यहाँ पर यानी कि इनका विकास भी यहाँ पर करवाया जाता है। इस प्रकार से भौतिक और रचनात्मक कौशल का विकास यहाँ पर बच्चों में करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में विज्ञान हो गया या फिर पर्यावरण अध्ययन के तहत बच्चों का विकास होता है, चाहे पेड़ पौधे हो या फिर जो है जानवरों के बारे में हो। सो इस प्रकार की जो जानकारी है दोस्तों, ये भी यहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन के तहत बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में सेकंड मौसम हो गया, जलवायु हो गया, पृथ्वी से संबंधित जो मूलभूत जो बातें होती है उनके बारे में यहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि यानी कि बच्चों को इस प्रकार से बताया जाता है कि वनों का रक्षा यानी कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर जल का यानी कि जल को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, या फिर जल प्रदूषण से हम यानी कि जल प्रदूषण को कैसे हम बचा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारी है कहीं न कहीं वो चाहे विज्ञान से रिलेटेड हो या फिर पर्यावरण से रिलेटेड, वो यहाँ पर जो है फ्री स्कूल एजुकेशन के तहत बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझते हुए इन पॉइंटों को जो है ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि प्री स्कूल एजुकेशन के तहत ये कुछ पाठ्यक्रम है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। पहला पाठ्यक्रम मैंने बताया था भाषा विकास, तो भाषा विकास कैसे यानी भाषा विकास का कैसे विकास किया जाता है बच्चों में, वो आपने यहाँ पे पूरा देखा। इसके बाद में गणित कौशल हमने देखा, इसके बाद में सामाजिक विकास यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया दोस्तों। इसके बाद में भौतिक और रचनात्मक विकास यानी कि रचनात्मक कौशल हमने देखा यहाँ पे, और उसके बाद में विज्ञान और पर्यावरण, ठीक है। तो ये पॉइंट है दोस्तों, और आपको ये याद कैसे होंगे, आपको एक दो बार पढ़ना होगा इनको, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो हमने कभी पढ़ा नहीं तो उसको पढ़ना है, फिर उसको याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, एक दो बार इसको देखना होगा, और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप एक बार डाउनलोड करके एक बार अच्छा से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि अभी जो फिलहाल में जो क्वेश्चन बन रहे हैं इन पॉइंटों से ज्यादातर बन रहे हैं, और खासकर इसमें जो विशेषताएं हो गया या फिर आपसे पूछा जाएगा पाठ्यक्रम किस प्रकार से है, और जो प्री स्कूल शिक्षा के तहत जो शिक्षण विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनको आपको यहाँ पे अच्छा से ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्री स्कूल यानी कि प्री स्कूल शिक्षक की क्या भूमिका है, यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन के तहत यानी कि शिक्षक की क्या भूमिका है, और इसके यानी कि इसमें आवश्यक योग्यताएं क्या होना चाहिए, उस पर भी हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यदि शिक्षक कोई शिक्षक है तो इसके लिए
शिक्षक के पास में क्या होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका होती है कि बच्चों को किसके माध्यम से, खेल-खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे बोरियत महसूस ना हो, यानी कि बच्चों में बोरियत महसूस ना हो। यानी कि बच्चों को कुल मिला के एक क्रिया के माध्यम से या फिर खेल-खेल के माध्यम से बच्चों को जो है सिखाना है, ठीक है? तो ये यहाँ पर जो है शिक्षक की भूमिका होती है और बच्चों को खेल-खेल के माध्यम से इसमें सिखाया जाता है, ठीक है? साथ ही साथ उनकी रुचि और साथ ही साथ सीखने की गति को समझना होता है और इसी के आधार पर बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला माता-पिता से संवाद करना होता है कहीं न कहीं। जो ये जो शुरू स्टार्ट में जब बच्चे स्कूल में यानी कि जो प्री स्कूल में जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो शिक्षक जो होता है, उसका दायित्व बनता है कि माता-पिता से संवाद करे, उनसे बच्चे के बारे में जाने कि बच्चे की क्या रुचि है, बच्चे में क्या कमज़ोरी है, ताकि वो ये जानने के बाद में बच्चे बच्चे को अच्छा से एजुकेशन उस आधार पर दे सकता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देना, ठीक है? तो यहाँ पे इस प्रकार से आपने देखा कि शिक्षक की क्या-क्या भूमिकाएँ हैं। सो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, खेल-खेल के माध्यम से बच्चों को जो है सिखाना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड उनमें रुचि जगाना है कि बच्चों में सीखने की जो गति है उसको समझना है और उस आधार पर बच्चों को सिखाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, माता-पिता से संवाद करना चाहिए कि बच्चे के बारे में क्या कमी है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे देखना है कि बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है और बच्चे की क्या रुचि है और किसमें रुचि नहीं है, ये जानना एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब आप एक हम कह सकते हैं कि जब आप उस पद पे जाओगे दोस्तों जिसका आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और इसी प्रकार से आपको जो है जो पेरेंट्स हो गए या फिर इनसे आपको संवाद करना होगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैंने बताया था आपको, बच्चों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देना होगा, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे शिक्षक की भूमिका के आधार पर और ये वो पॉइंट है जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाएँगे, एक शिक्षक के होने यानी कि एक शिक्षक का यानी कि शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चनों का यानी कि ये जो पॉइंट है दोस्तों, इनमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़े लंबे बनते हैं, यानी कि जो इनके जो क्वेश्चनों के जो लाइन होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और कहीं न कहीं आपको घुमा-फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है? सो ये आपको अच्छा से ध्यान देना है। सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि शिक्षक की क्या भूमिका है, ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में शिक्षक की योग्यता मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। सो इसके लिए खासकर शिक्षक जो है दोस्तों प्री यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन शिक्षक यानी कि शिक्षक के लिए आपके पास होना चाहिए डीएड, सॉरी माफ कीजिएगा, डीईसीईडी यानी सीईडी या फिर डीएड भी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक ऐसा डिग्री होता है दोस्तों जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जिसे कहा जाता है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है? ये एक समक्ष डिग्री होता है जो कि इसके माध्यम से जो है आप बच्चों को यानी कि इस यानी कि फ्री स्कूल स्कूल के लिए शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? सो ये शिक्षक की योग्यता होती है। इसके बाद में बाल मनोवैज्ञानिक समझ हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको समझना है। इसके बाद में रचनात्मक और धैर्य व्यक्तित्व होना चाहिए, ठीक है? तो क्या-क्या योग्यता होना चाहिए? पहले तो ये डिग्री जो कि यहाँ पे माँगा जाता है बहुत बार, ठीक है? इसके बाद में बाल मनोवैज्ञानिक यानी कि बाल मनोविज्ञान का समझ होना चाहिए, यानी कि बच्चों को आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि बच्चों को आपको समझने की जो क्षमता है वो होना चाहिए कि कौन सा बच्चा कैसा है और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको समझना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अब वहां पे भी क्या होता है कि हम एक एक बच्चे को अलग अलग बच्चे को समझना होता है और उस आधार पर हमें जो है उनको शिक्षा देना होता है। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चों को समझना जो है समझते आना चाहिए। इसके बाद में रचनात्मक और धैर्यात्मक जो है यानी कि धैर्यवान व्यक्तित्वता के गुण है आपके पास में, ये होना चाहिए, ठीक है? सो ये है दोस्तों शिक्षक की योग्यताएं जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में फ्री स्कूल शिक्षा से रिलेटेड कुछ कानूनी प्रावधान यानी कानूनी पहल है जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यदि हम बात करें आरटीआई की, जो कि कल ही परसों के डेट पे आपके आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि राइट एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे अच्छा से पढ़कर जाना है, ये भी टॉपिक काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अभी ही आ रहे हैं दोस्तों। जहाँ तक मुझे लगता है कि कल या परसों के डेट पे पहला ही क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। हालाँकि इससे रिलेटेड आ रहे हैं, लेकिन आरटीआई से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, कल या परसों के डेट पे पूछा गया है, ठीक है? तो उसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। यदि आप कोई एनालिसिस वाली क्लासेस देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और आरटीआई एक्ट के तहत यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे जो होते हैं ना, उनको बच्चों को शिक्षा यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह जो आरटीआई एक्ट है, ये महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है, ठीक है? यानी कि आरटीआई एक्ट के तहत यानी कि आरटीआई एक्ट 2009 के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना यानी कि यहाँ पे इनका उद्देश्य है। साथ ही साथ बाल श्रम निषेध अधिनियम
ये यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार अभी पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि यहाँ से आगे आने वाले डेट में कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो जो क्वेश्चन पूछने का जो श्रृंखला है, वो है दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हम कह सकते हैं, या फिर 2 तो आपके पक्के ही हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है कि अभी आईटीआई तो कहीं न कहीं एक नया टॉपिक हम कह सकते हैं, लेकिन जो है बाल श्रम निषेध अधिनियम जो है लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छा से पढ़ लेना है दोस्तों। मैं वही कहूँगा फिर से कि यदि आपके पास में नोट्स है, या फिर आपके पास में जो भी बुक्स है, मटेरियल है, या फिर आपने कहीं से कोर्स परचेज़ कर रखा है, तो आप वहाँ से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। या फिर आपके पास में लास्ट ऑप्शन बचता है दोस्तों, क्योंकि मैं पहले प्राथमिकता मेरे क्लासेस को नहीं देता हूँ। आपने जो पहले पढ़ रखा है, उन्हें आप देख लीजिए। यदि वो नहीं है, तो आप मेरे द्वारा जो दिए जा रहे क्लासेस हैं, इनको आप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा से आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत ये जो है प्री स्कूल शिक्षा एजुकेशन से जुड़े यहाँ पहलू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें खासकर बच्चों को, यानी कि बच्चों में जो है मजबूरी कार्य जो होते हैं ना, यानी कि मजबूरी जो कार्य होते हैं, मजबूरी वाले जो कार्य होते हैं, या बच्चों को मजबूर करके कार्य करवाया जाता है, उनको उनको रोकने के लिए यहाँ पे बाल श्रम निषेध अधिनियम आया था। और ये खासकर 14 वर्ष के जो यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको कार्य में, यानी कि खतरनाक जो कार्य होते हैं उनमें, यानी कि उनसे रोकने के लिए इनको यहाँ पर जो है ये जो है प्रावधान यहाँ पर लाया गया दोस्तों, बाल श्रम निषेध अधिनियम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बाद में इसका संशोधन भी हुआ है, और संशोधन करने के बाद में इसमें जो कड़े प्रावधान यहाँ पर कर दिए गए हैं, साथ ही साथ कोई यदि इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं उसको जुर्माना या फिर सजा का प्रावधान भी किया गया है। और ये पूरा क्लास में मैंने, यानी कि ये पूरा डिटेल जो है दोस्तों क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। और आपके पास में जो भी मटेरियल है, वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जो कि आपको समझ में आ जाएगा बाल श्रम निषेध अधिनियम क्या है। खैर यदि हम बात करें दोस्तों फ्री एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन से अंतर्गत के अंतर्गत यदि हम देखें, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो है बच्चों को इस प्रकार के जो बच्चे जो होते हैं, जो खासकर मजबूर होते हैं, या फिर जो मजदूरी कार्य, यानी कि मजदूरी वाले कार्य में जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे बाल श्रम निषेध अधिनियम विनियम, यानी कि बाल श्रम निषेध अधिनियम यहाँ पर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कानून है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। प्री स्कूल एजुकेशन शिक्षा से जुड़े पहलू कौन से हैं? यानी कि प्री स्कूल शिक्षा से जुड़े मुख्य पहलू आपसे पूछ सकते हैं, या फिर कुछ पहलू आपको पूछ सकते हैं। अब इन ऑप्शनों में से कुछ ऑप्शन देंगे या फिर कुछ नहीं देंगे, है ना? तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। सो पहला आरटीआई, इसके बाद में नेक्स्ट अगला बाल श्रम निषेध अधिनियम, ठीक है? जो कि ये कब आया था दोस्तों, सन 1900 यानी कि 1986 में आया था, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, जिसे कहा जाता है एनसीपीसीआर, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये आयोग खासकर बच्चों, यानी कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। सो ये शॉर्टकट में आप ये याद रख लीजिएगा। सो यानी कि मुख्य पहल, यानी कि कानूनी पहल के अंतर्गत हमें 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं दोस्तों, आरटीआई, बाल श्रम निषेध अधिनियम, और नेक्स्ट अगला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों, और यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, और आज का टॉपिक ये पूरा हमने यहाँ पे कवर किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और हर एक पॉइंट को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो यही इन्हीं पॉइंटों से पूछे जा रहे हैं। और इस क्लास को मैंने बहुत ही शॉर्ट में जो है आपको देने का प्रयास किया, और हो सकता है कि ये क्लास थोड़ा-सा लंबा हो, लेकिन पूरा-पूरा जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और फिर भी यदि कोई कमी रहता है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं उसको आगे आने वाले क्लासेसों में कंटिन्यू करके कवर करा दूँ, ठीक है? सो ये क्लास आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।